हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम आरटीई एक्ट 2009 की सभी चैप्टर और सेक्शंस के बारे में डीपली जानेंगे। तो जो भी लोग टीचिंग ओरिएंटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बहुत यूज़फुल रहने वाली है। तो आरटीई एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो सबसे पहले जब भी कोई एक्ट तैयार होता है तो उसका एक बिल तैयार होता है प्रॉपर। तो जो फर्स्ट आरटीई का जो बिल था वो 20 जुलाई 2009 को सबसे पहले राज्यसभा में प्रेजेंट हुआ। ठीक है, फिर राज्यसभा में प्रेजेंट होने के बाद उसको राज्यसभा से मंजूरी मिली। उसके बाद वो सेकंड जो था 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में प्रेजेंट हुआ। ठीक है, फिर लोकसभा में जो था वो बिल अलाउ हुआ। फिर उसके बाद वो बिल गया। उस समय जो हमारी राष्ट्रपति थी, हमारी जो प्रेसिडेंट थी वो प्रतिभा पाटिल थी। उन्होंने 26 अगस्त 2009 को उसको अलाउ किया। ठीक है, जिसकी वजह से वो पूरे हमारे ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो पाया। और 1 अप्रैल 2010 को ये जो हमारा आरटीई एक्ट था वो पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? जम्मू कश्मीर में ये चालू हुआ 31 अक्टूबर 2018 में। ठीक, और राजस्थान में भी ये थोड़ा लेट लगा था, 29 मार्च 2011 में ये राजस्थान में इम्प्लीमेंट हुआ। राजस्थान में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ था? ये सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा या राजस्थान असेंबली में ये प्रेजेंट हुआ, जिसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ संशोधन किए, जिसकी वजह से ये जो हमारा एक्ट था आरटीई एक्ट राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। हमारी जो एजुकेशन है, शिक्षा को संविधान की कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में किस अमेंडमेंट के थ्रू रखा गया? तो वो 42वें संशोधन के थ्रू रखा गया। ठीक है, अब ये जो हमारा आरटीई एक्ट है इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं, यानी कि 7 अध्याय हैं, और टोटल 38 सेक्शन है, यानी कि 38 धाराएँ हैं, और इसमें सिर्फ एक ही अनुसूची है। ठीक, जो हमारा आरटीई एक्ट का जो सबसे बिगेस्ट चैप्टर है वो अध्याय 4 माना जाता है। ठीक है, और जो सबसे जो बड़ी धाराएं हैं, जिसमें बहुत सारी धाराएं गिवन है, वो है हमारा सेक्शन 12 से लेकर के 28। ठीक, तो अब हम सीक्वेंस में सभी चैप्टर और सभी सेक्शंस के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, जो धारा 1 है, धारा 1 में क्या बताया गया है? उसमें आरटीई एक्ट का एक कॉमन इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इस कॉमन इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया कि जो आरटीई एक्ट था वो 1 अप्रैल 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि सभी ऑल ओवर इंडिया में पूरी तरीके से लागू हो चुका था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ठीक, आरटीई एक्ट सभी के लिए लागू होता है, लेकिन वो किस चीज़ के लिए लागू नहीं होता? आरटीई एक्ट मतलब शिक्षा का अधिकार। ये जो रिलीजियस प्लेस थे, जैसे कि जहाँ धर्म के बारे में शिक्षा मिलती है, ठीक है, मस्जिद, वैदिक जो क्षेत्र होते हैं, मदरसा वगैरह जिनको हम कहते हैं, उनके लिए ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2। ठीक है, धारा 2। धारा 2 में क्या बोला गया? धारा 2 में आरटीई एक्ट की एक डेफिनेशन दी गई। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया, और डेफिनेशन के अलावा भी इन्होंने कई सारी बातें बोली। तो बोला इन्होंने एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या? जो आरटीई एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही अंडर में वर्क करेगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि डिप्राइव्ड चाइल्ड मतलब जो होते हैं कि जो वंचित बालक होते हैं। वंचित बालक मतलब कौन से बालक? जो इकोनॉमिक तरीके से वीक होते हैं, या जो कुपोषण के शिकार होते हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उन बालकों के लिए आरटीई एक्ट इम्प्लीमेंट होता है। जो नीडी चाइल्ड है, नीडी चाइल्ड मतलब कि जो इतने कैपेबल नहीं है कि उनके पेरेंट्स उनको क्या कर सकें, शिक्षा दिला सकें अच्छी, उनके लिए ये एक्ट लागू होता है। ठीक, और इसमें स्कूल और पेरेंट्स के बारे में भी धारा 2 के अंदर बताया गया। फिर नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2, जिसके अंदर धारा 3 से लेकर के धारा 5 आती हैं। ठीक, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी में सबसे पहले बताया गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्या है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरटीई एक्ट के अंदर क्यों रखी गई? जो धारा 3 में बताया गया कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। ठीक है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन पर कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। और धारा 4 में बताया गया कि एजुकेशन किसी भी रीज़न से अगर बच्चे की छूट जाती है, अगर उसके एजुकेशन में गैप लग जाता है, उसकी क्लासेस में गैप लग जाता है, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको
आगे कंटिन्यू करने के लिए क्लास प्रोवाइड की जाएगी। और जो उसकी छूटी हुई क्लास है उसके लिए उसको एक प्रॉपर ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, ताकि वो अपना जो पुराना पेंडिंग जो भी उसने जो वो सीख नहीं पाया अपनी एज के अकॉर्डिंग वो रिकवर किया जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी सेक्शन 5 धारा 5। धारा 5 में क्या बताया है, स्कूल ट्रांसफ़र बट सेम क्लास। जैसे कि जैसे कि कभी बच्चों का स्कूल का ट्रांसफ़र होता है, जैसे पेरेंट्स के ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होता है, बच्चों के स्कूल भी ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ती हैं। तो अगर 6th क्लास का बच्चा है और उसको मिड सेशन में ही छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो वो दूसरा जहाँ भी एडमिशन लेगा तो उसको 6th क्लास में ही एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कहाँ गिवन है, धारा 5 में गिवन है। फिर नेक्स्ट है आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या बोला, चैप्टर 3 में हमारी आती हैं सेक्शन 6 से 11। धारा 6 से लेके 11 तक जो है वो चैप्टर 3 में आती हैं। तो चैप्टर 3 में बोला गया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, यानी कि सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनकी क्या ड्यूटी होंगी एजुकेशन के प्रति, और पेरेंट्स की क्या ड्यूटी होंगी अपने बच्चों के प्रति एजुकेशन को लेकर के, वो धारा 6 से लेकर 11 में बताया गया। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 बात करेंगे। तो धारा 6 में क्या बोला गया कि स्कूल इस्टेब्लिश मतलब कि विद्यालयों की स्थापना कैसे होनी चाहिए, मतलब किस तरीके के किस चीज़ को ध्यान में रख के विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तो जो प्राइमरी स्कूल होंगे वो हर एरिए में 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे होनी चाहिए, मतलब कि 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतराल में प्राइमरी स्कूल होने चाहिए, ताकि उस क्षेत्र के सभी बच्चे स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए जा सकें। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा अपर प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पर होने चाहिए, अपर प्राइमरी स्कूल 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए। फिर धारा 7 में क्या बात की गई कि फाइनेंशियल रेशियो बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कि शिक्षा के प्रति जो भी खर्चा किया जाएगा स्कूल में या बच्चों के लिए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका फाइनेंशियली कितना रेशियो होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 60% जो है वो अपना इन्वेस्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 40% इन्वेस्ट करेगी, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो है वो 60:40 का रेशियो है। ठीक है, इसको थोड़ा डीपली जान लेते हैं। जो ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट में कौन कौन से आते हैं, ईस्टर्न स्टेट में सात स्टेट हैं। 7 स्टेट कौन कौन से हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर एंड मिज़ोरम। ठीक है, ये 7 है। इसके अलावा अभी 2 और ऐड हो गए हैं, वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इन दोनों के लिए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रेशियो रहेगा वो 90:10 का रेशियो रहेगा, सॉरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 8 यानी कि धारा 8। इसको यहाँ भी करेक्ट कर लेते हैं, ये 90:10 है। सेक्शन 8 धारा 8 क्या बताती है कि राइट एंड ड्यूटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो है एजुकेशन के लिए क्या अधिकार होंगे और उनके क्या कर्तव्य होंगे। फिर हमारा सेक्शन 9 क्या बताता है, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनकी क्या क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। फिर हमारी है सेक्शन 10 बताता है कि जो पेरेंट्स हैं वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन के लिए रोक नहीं सकते, बल्कि उनकी ड्यूटी ये है कि वो उनको मोटिवेट करें, क्योंकि जब गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही है तो पेरेंट्स जो क्या है उनको कंट्रोल नहीं करेंगे। फिर धारा 11 क्या कहती है, धारा 11 कहती है कि 0 से 6 साल तक के बच्चों का अरेंजमेंट गवर्नमेंट करेगी। ठीक, 0 से 6 साल के अंदर मतलब कि जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन जिसमें आंगनवाड़ी वगैरह भी आते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4, जो कि सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें 12 से लेकर के 28 धाराएँ गिवन है। इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है, इसमें डीपली बात की गई है विद्यालय और शिक्षक के कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे 1 बाय 1। सेक्शन 12 क्या कहता है कि स्कूल में 25% सीट जो है वो पुअर कम्युनिटी के बच्चों के लिए रिज़र्व रहेंगी, यानी कि 25% का जो सीट है वो रिज़र्व रहेंगी गरीब बच्चों के लिए। जो अच्छे महंगे प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें भी ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होती है और स्पेशली ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, सेक्शन 13 क्या कहता है कि कोई भी एडमिशन के लिए एडमिशन फ़ी नहीं ली जाएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 14 क्या कहता है, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर एडमिशन के लिए भी कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं होगा,
लेकिन सिर्फ एक उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर होगा, ठीक है। फिर सेक्शन 15 क्या कहता है, धारा 15 कहती है कि एडमिशन जो है वो लास्ट 30 सितंबर तक लिए जाएंगे बच्चों के। फिर सेक्शन 16 क्या कहता है कि फेल नॉट अलाउ, बट 2019 से स्टेट गवर्नमेंट ने क्लास 8 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को फ़ेल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो 8th क्लास तक बच्चों को फ़ेल कर सकती है। फिर हमारी आती है धारा 17। धारा 17 क्या कहती है कि फिज़िकली और मेंटली किसी भी बच्चे को का शोषित नहीं किया जाएगा, उनको कोई हैरेसमेंट, कोई भी तरीके की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है धारा 17 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 18 बताता है हमें कि जब स्कूल गवर्नमेंट की सभी गाइडलाइन फॉलो करेगा, जैसे कोई भी स्कूल हमें ओपन करना है तो गवर्नमेंट की जितनी भी नॉर्म्स, जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो सभी फॉलो करेगा, तभी उसको क्या होगा, एफिलिएशन यानी कि मान्यता मिलेगी, ठीक है। फिर सेक्शन 19 क्या बोलता है इसमें कि अगर कोई स्कूल है जो किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं कर रहा, तो उनके एफिलिएशन को, उनकी मान्यता को हम धारा 19 के अंदर कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, रद्द भी कर सकते हैं। फिर धारा 20 क्या बताती है कि गवर्नमेंट कैन चेंज द नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकती है, कुछ भी हटा सकती है, उसको इतना अधिकार है धारा 20 के अंदर। फिर आता है आपका सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या कहता है कि स्कूल के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट कमेटी होगी, जिसको हम एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं, जिसमें स्कूल को कंट्रोल करने के लिए, स्कूल को एक प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए पेरेंट्स भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है वो कुछ 20 मेंबर होते हैं, 20 मेंबर में 16 तो पेरेंट्स ही होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है और 2 क्या होते हैं, 2 या 3 टीचर्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कहता है कि जब सेशन, कोई भी सेशन स्टार्ट होगा, जैसे मार्च में सेशन स्टार्ट होता है तो मार्च में ही पूरे साल तक की सारा प्लान तैयार कर लिया जाता है कि कब जो है वो स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा, कब एनुअल फंक्शन होगा, कब हमें किस एग्ज़ाम कराने हैं, कब असेसमेंट टेस्ट लेने हैं, तो वो पूरा परफॉर्मा जो होता है वो सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही बन जाना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 23। धारा 23 बताती है कि टीचर्स को किस चीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो हायर किया जाएगा। टीचर्स की एलिजिबिलिटी जो डिसाइड करती है वो धारा 23 करती है, जिसके अंदर जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के टीचर्स के लिए रीट होना चाहिए, यूपी के लिए यूपी टेट होना चाहिए, सेंट्रल के लिए सी टेट होना चाहिए, तो ये सब धारा 23 के अंदर आती हैं। अब लास्ट जो हमारी 3 सेक्शन और हैं, जिसमें धारा 24 क्या बताती है कि वैल्यू ऑफ टीचर्स। वैल्यूज़ ऑफ टीचर मतलब कि टीचर्स के जो भी आदर्श होने चाहिए, टीचर्स के कर्तव्य, उनकी ड्यूटी, उनके वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है। फिर है नेक्स्ट सेक्शन 25। सेक्शन 25 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 25 में स्टूडेंट और टीचर के रेशियो के बारे में बोला गया कि जैसे कोई प्राइमरी की क्लास है तो प्राइमरी की क्लास में स्टूडेंट और टीचर का रेशियो होना चाहिए 30:1। 30 मतलब कि 30 बच्चों पर एक टीचर तो होना ही चाहिए, ठीक है। और जो प्राइमरी के टीचर होते हैं उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 800 वर्किंग आवर्स और 200 दिन होते हैं, ठीक है। और जो अपर प्राइमरी का टीचर है, अपर प्राइमरी का टीचर के लिए 35 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। और इनके जो वर्किंग डेज़ हैं वो 220 डेज़ हैं एनुअली, ठीक है, साल के, और 1000 आवर्स इनके कंप्लीट होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 26। सेक्शन 26 में बोला गया है कि 10% से ज़्यादा अगर टीचर्स की वैकेंसी खाली हैं तो गवर्नमेंट को उस पर क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो जो वैकेंसी निकलती हैं वो धारा 26 के अंडर में निकलती हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।